हेलो नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री को देखने वाले हैं। हिस्ट्री में वो भी याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का स्टार्टिंग करते हैं, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट हम लोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वो भी हिस्ट्री में, जिसको सिंधु या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता किस काल से है भाई? तो 2500 से ईसा पूर्व से लेकर ये 1750 ईसा पूर्व तक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो याद रखिएगा, सूरकुट्टदा से मिले हैं। अगला है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो याद रखिएगा, कालीबंगन जो राजस्थान में पड़ता है वहीं पर उपस्थित है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में पड़ता है? तो याद रखिएगा, राजस्थान में पड़ता है। अगला है, ध्यान दीजिएगा कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो याद रखिएगा, वो सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की? तो कांस्य युग की थी। याद रखिएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा, मुख्य व्यवसाय ये व्यापार था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। याद रखिएगा, वो शहरी थे, निवासी जो शहरी थे। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो याद रखिएगा, वो ईंट के बनाए जाते थे। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के घर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा। आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूट सके, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखिएगा, वो कपास ये उत्पादन अधिक मात्रा में वो करते थे। अगला देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था भाई? तो याद रखिएगा, दयाराम साहनी जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। अगला देखिए यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर ये जिसको बंदरगाह कौन सा था? याद रखिएगा, बंदरगाह। याद रखिएगा, बंदरगाह का मतलब होता है कि देश विदेश से जो यातायात चालू रहे, वहां से कहीं जा सकता है माल, वहां से कहीं आ सकता है माल। याद रखिएगा, वही बंदरगाह, याद रखिएगा, लोथल को कहा गया है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, लोथल में ही हुआ था। याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे उसमें दब गए थे, इसीलिए वहां को कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित जो नाम है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता ही कहते हैं, जो प्रचलित ये नाम है। अगला है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में
हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारते थे भाई? तो याद रखिएगा सिंडन के नाम से वो पुकारते थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला आपके सामने उपस्थित है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आगे आपके सामने उपस्थित है अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो याद रखिएगा अपने नगर नियोजन के लिए ये जानी जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो याद रखिएगा वो हड़प्पा सबसे पुराना शहर था, ये सिंधु घाटी में। अगला देखिए कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते थे, तो याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते थे ये। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो याद रखिएगा धौलावीरा में वो चलता था। हड़प्पा के ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किसमें? तो धौलावीरा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। अगला देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर ये सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो याद रखिएगा वो लाल रंग का उपयोग किया जाता था मिट्टी के बर्तनों पर। अगला कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में ही ये मिलते थे, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं ये सिंधु घाटी कौन है भाई? ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी और ये राखालदास बनर्जी थे। कौन कौन थे? तो दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा सिंधु घाटी का सभ्यता। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, याद रखिएगा सौराष्ट्र में वो थी। अगला देखिए क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। याद रखिएगा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो कौन? तो सर जॉन, याद रखिएगा मार्शल, सर जॉन मार्शल थे। ये जॉन नहीं, यहाँ पर जॉन होगा। सर जॉन मार्शल थे जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक की खुदाई नहीं होता था, उन्हीं के द्वारा ये कराया जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं ये मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो याद रखिएगा वो बैल पशु था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो याद रखिएगा उचित समतापवादी थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य
कहां से मिला है? तो याद रखिएगा कालीबंगा से मिला है। कहां से? तो कालीबंगा से ही मिला है। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा सैंधव सभ्यता की ईंटों का क्या है? अलंकरण यानी किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है। ध्यान रखिएगा। देखिए आगे आपके सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कह रहा है मोहनजोदड़ो। क्या कह रहा है? याद रखिएगा मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो याद रखिएगा सिंधु में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला देखिए क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार नहीं पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में ही पाया जाता था। अगला देखिए क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो याद रखिएगा वो लोहा था जो अभी तक नहीं मिला था। याद रखिएगा। अगला आपके सामने उपस्थित है, देखिए किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी के सभ्यता में प्राप्त हुई नहीं है? प्राप्त नहीं हुआ है, कौन है भाई? तो याद रखिएगा वो गाय जो पशु थी। अगला देखिए आपके सामने उपस्थित है कि स्वायत्तोत्तर यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में, वही संख्या कहा है कि सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो याद रखिएगा वो गुजरात ही था जो अधिक मात्रा में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा वो मोहनजोदड़ो ही था कि उसी से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से ये प्रचलित नहीं थे भाई? तो याद रखिएगा अभी बताए हैं कि लोहा से वो प्रचलित नहीं थे। अगला देखिए आपके सामने उपस्थित है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ये कहता है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? तो याद रखिएगा लोथल से ही मिला है। अगला है, ध्यान से देखिए कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः ये आश्रित होता है तो संस्कृति पर। किस पर? तो संस्कृति पर ही आश्रित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे है भाई? तो याद रखिएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से जो एग्जाम में पूछ चुका है यूपीएससी से, जो प्री एग्जाम होता है उसी में पूछा था कब? 1996 में। फिर ये 39 है, याद रखिएगा। बीपीएससी में प्री में भी पूछा था, ये कितने में? तो 1994 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, याद रखिएगा नगरी सभ्यता है। अगला देखिए क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? तो याद रखिएगा मृद भांड जो था वो वही महत्वपूर्ण कारक था। अगला देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। याद रखिएगा इसी के वजह से वो भिन्न थी। आगे देखिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है, तो ये पुरातात्विक की खोदाई ये हुआ था, इसी के वजह से यह हड़प्पा सभ्यता प्रचलित भी था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत
है। वहां पाए गए थे, याद रखिएगा, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार वहां मिलता था। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो याद रखिएगा बताएं लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा याद रखिएगा पूर्व आर्य से ही माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि विशाल स्नानगार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से ही पाया गया था। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी से भी क्वेश्चन ये पूछ चुका है 2010 में, जबकि ये उत्तराखंड ये यूडीए जिसको एलडीए के नाम से भी जाना जाता है, ये मेंस से ये 2007 में क्वेश्चन पूछ चुका है कि विशाल स्नानगार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, तो मोहनजोदड़ो से ही पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो गुजरात में ही स्थित है। ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में प्री जो एग्जाम हुआ है उसमें 2010 में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला देखिए आपके सामने उपस्थित है, कौन है भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ये है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा भी याद रखिएगा गुजरात में ही स्थित है। अगला है, ध्यान से देखिएगा, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था, तो याद रखिएगा जो धौलावीरा जो 3 भागों में विभक्त था। देखते हैं वैदिक सभ्यता को, देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1100 ईसा पूर्व तक ये वैदिक ये सभ्यता माना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो उत्तर में जो होगा ये क्या है, पूर्व से, याद रखिएगा ये उत्तर वैदिक काल है। किससे माना जाता है, तो 1100 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ये उल्टा गिनती होता था, याद रखिएगा, ये 1500 से 1000 तो उल्टा गिनती होता था, इसी के वजह से ईसा पूर्व है, याद रखिएगा। अगला है वहीं कि 1000 से देखिए कम, तो ये आगे ना जाना चाहिए लेकिन कम हो रहा है, तो याद रखिएगा ईसा पूर्व है, याद रखिएगा। अगला है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो याद रखिएगा श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला देखिए क्या है, तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, याद रखिएगा वो तंबाकू था, वैदिक काल की सभ्यता में नहीं जानकारी था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा श्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो 16 सूत्र कौन है, तो 16 सूत्र है। अगला देखिए आपके सामने उपस्थित है अगला क्वेश्चन, अच्छे तरह से क्वेश्चन को देखिएगा और अच्छे तरह से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है, ध्यान से देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ये सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद के बारे में सूचना दिया गया है, याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या ये 4 है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला है क्वेश्चन कि भारत के रांची में क्या है, रांची में, याद रखिएगा रांची है, याद रखिएगा, में प्रयुक्त होने वाले ये शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा मुंडक
उपनिषद से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो याद रखिएगा पशुपालन ही व्यवसाय था। अगला देखिए, ये भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहाँ जाता है, तो याद रखिएगा राम वेद को बोला जाता है। राम वेद नहीं है, साम वेद है, याद रखिएगा। कौन वेद है, तो साम वेद को ही जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो साम वेद को ही कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला है, ध्यान से सुनिएगा, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन कौन है भाई, तो थोड़ा देख लीजिएगा ये कौन कौन है। यहाँ पर एक नजर विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जानिएगा। एक तरफ है ये प्रमुख दर्शन, एक तरफ है उनके प्रवर्तक। अब कौन कौन है, तो याद रखिएगा ये दर्शन है, इधर प्रवर्तक है। ये पहला है सांख्य, क्या है सांख्य, तो कपिल, सांख्य में आएगा तो कपिल। अगला है न्याय, न्याय में गौतम होगा, याद रखिएगा। जबकि अगला है, याद रखिएगा चाणक, क्या है चाणक है, तो ये अगला भी चाणक ही होगा। अगला है योग, योग का ये पतंजलि है। अगला देखिए ये पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा जो जैमिनी है, याद रखिएगा। अगला है ये उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा जो बाद रायण है, बाद रायण है। अगला है वैशेषिक, वैशेषिक ये है, तो याद रखिएगा कणाद हैं। अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ये है क्वेश्चन कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता जो है, याद रखिएगा वो मनु ही है, प्रथम ये विधि निर्माता हैं। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, याद रखिएगा श्रीमद् भागवत गीता जो है ये प्रथम ये प्रधान ग्रंथ है, याद रखिएगा। अगला है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो याद रखिएगा गोधन है, ये प्रथम याद रखिएगा प्रमुख ये संपत्ति है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो याद रखिएगा 10वें में मिलता है। अगला है कि वेदों की ऋचाओं, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे, तो होत्री नहीं कहते थे, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो ईश्वर महिला से संबंधित हैं। अगला देखिए कि ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं, तो ऋग्वेद में मंडल जो 10 गो है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल सूक्तियां कितनी है, तो सूक्तियां याद रखिएगा ऋग्वेद में 1028 याद रखिएगा सूक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल ऋचाएं कितने हैं, तो याद रखिएगा ये कितना है भाई, तो ये याद रखिएगा ये 10,500, ये 10,580 हैं। अगला देखिए यहाँ पर ये कौन है भाई, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं, तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं, यानी 250। अगला है क्वेश्चन, ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं कितने हैं, तो अग्नि के लिए 200 हैं, याद रखिएगा। अगला है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना यही था जो ऋग्वेद था, याद रखिएगा सबसे पुराना। ये कई हाली एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कितने बार पूछ चुका है। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, अच्छे तरह से आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि ज्ञान ज्ञान वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है वेद? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद जो ऋग्वेद है, याद रखिएगा, उसी को बोले हैं पुराना। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद ही है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। अगला है कि ये त्रयी नाम है। त्रयी नाम है, तीनों वेदों को बोला जाता है, ये त्रयी नाम से ही पुकारा जाता है। अगला ज्ञान क्या कहता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को ही वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किसको किसको? तो ध्यान रखिएगा, 4 गो तो वेद है, लेकिन 3 वेद को त्रयी नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को ही जाना जाता है। ये वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम ये नवो लेख मिलता है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में ही नवो लेख मिलता है, नामो लेख है, याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा, वेद है, याद रखिएगा। क्या है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद होता है, याद रखिएगा। अगला है कि अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ होता है जो पवित्र जादू होता है, याद रखिएगा। अगला है, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व मीमांसा दर्शन की प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा, यामिनी है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन ये पुराण कौन सा है? तो याद रखिएगा, मत्स्य पुराण है, सबसे पुराना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि ब्राह्मण ये ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भाई? तो याद रखिएगा, शतपथ ये ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, याद रखिएगा। कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सुनिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित ये पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में पाया जाता है। अथर्ववेद ये किसमें है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ये गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से थे, जबकि ये क्वेश्चन कह दे कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में। ये देखिए, उपनिषदों का मुख्य विषय है, उपनिषद का मुख्य विषय है तो दर्शन ही है मुख्य विषय। अगला देखिए कि नचिकेता, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा, कठोर उपनिषद से मिलता है, याद रखिएगा। ये पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण याद रखिएगा 18 होती है। पुराण कई ठो है? तो 18 गो है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? याद रखिएगा, प्राकृतिक से वो था। अगला क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर ये शब्द का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा, इंद्र का ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पूरा पुस्तक है? तो याद रखिएगा, ज्यामिति से है, ज्यामिति जो, याद रखिएगा, ये ज्यामिति अलग ये चैप्टर ही होता है। अगला क्वेश्चन, असत्तु मा सद गमय कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद से ही लिया गया है। अगला देखिए, आपके सामने उपस्थित है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है,
आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, वो पंजाब में वो बसे थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, याद रखिएगा। नवा मंडल है जो उपस्थित है या समर्पित है। अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर ये लड़ा गया था, याद रखिएगा। परुषणी नदी थी, उसी पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो याद रखिएगा 1/6 होता है। अगला देखिए कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो याद रखिएगा ब्राह्मण युग से ये जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अगला देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो याद रखिएगा वो सिंधु नदी ही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो याद रखिएगा केकय वो केकय के थे, याद रखिएगा। अगला है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, याद रखिएगा कठो उपनिषद में होता है। अगला देखिए कि वैदिक नदी कुंभा, जिसको काबुल के नाम से भी जाना जाता है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो याद रखिएगा निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। अगला देखिए कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित ये दार्शनिक प्रणाली है, तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन है। अगला देखिए कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम ये प्रमाण मिले हैं, तो याद रखिएगा ये अंतरजीखेड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, तो याद रखिएगा वो धर्मशास्त्र की काला में, याद रखिएगा वही काल जो चल रहा था ये धर्मशास्त्र के काल के द्वारा ही होता है। अगला देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से आप लोग देखिए। अगला है कि गायत्री मंत्र याद रखिएगा देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में ही मिलता है, याद रखिएगा। अगला है कि न्याय दर्शन को प्राचारित किया था, तो याद रखिएगा गौतम ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, याद रखिएगा स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे, याद रखिएगा। अगला है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो पतंजलि है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, याद रखिएगा दर्शन पर ये आधारित थे। अगला देखिए क्वेश्चन कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, याद रखिएगा। अगला है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो याद रखिएगा चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद से ही पता चलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, इसे अच्छे तरह से आप लोग देखिए और समझिए। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद से ही
पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युगीन सभा क्या थी? याद रखिएगा मंत्री परिषद वो थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में ये प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, गणतंत्र वो थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद ही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो याद रखिएगा सांख्य है। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तो वैदिक युग में हुई थी। अगला देखिए वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? याद रखिएगा वो कौन थी? तो लुहार, जिसको लुहार गिरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो याद रखिएगा वो पाणिनि है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो याद रखिएगा वो मनुस्मृति है जो प्राचीनतम है। अगला देखिए आपके सामने उपस्थित है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को अच्छे तरह से आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये कि कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो याद रखिएगा मनु स्मृति जो प्राचीनतम है यानी पुराना है। अगला क्वेश्चन है कि आदि काव्य किस संज्ञा आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो याद रखिएगा रामायण को ही दी जाती है, याद रखिएगा। अगला है कि प्राचीनतम पुराण है? तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण जो प्राचीनतम है यानी पुराना है। अगला है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी ये किसे माना गया है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में सरस्वती जो नदी है उसको पवित्र माना गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो काल, जिसको कुटुंब के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? तो याद रखिएगा विदत थी। अगला देखिए क्वेश्चन ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में वो आई थी। अगला क्वेश्चन है कि मनु स्मृति मुख्यतया संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्या क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा विश्वामित्र ने की थी, गायत्री मंत्र पढ़ी थी, याद रखिएगा। वो रचना की थी भी, याद रखिएगा विश्वामित्र। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा ईरान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का आधारित है। कौन सा? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है, तो यानी सामवेद का आधारित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो याद रखिएगा ये अथर्ववेद में ही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है तो याद रखिएगा किससे भाई?
तो नृजाति समूहों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य जिसको वध योग्य नहीं हो ओकरे के अघन्य कहते हैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो याद रखिएगा गाय के लिए ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो याद रखिएगा कुंभा और क्रमु, कुंभा और क्रमु। अगला क्वेश्चन है आपके सामने उपस्थित है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्या कहता है? देखिए ये है आर्यों के अंटकाट आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था, याद रखिएगा। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा वेद असंत गद रूप में भी रचित है? यजुर वेद जो गद में भी रचित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था? तो याद रखिएगा प्रजापति। अगला है क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या ये 16 जो थी। अगला क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है। तो ये तीसरा स्टेप है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व है, याद रखिएगा, ईसा पूर्व जो उल्टा गिनती चलता था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहां हुआ था? तो याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी बिहार ही में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में हैं क्या है? तो याद रखिएगा जिसको बोलते थे जातक। क्या बोलते थे? तो जातक बोलते थे। अगला है कि त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो याद रखिएगा बौद्धों का। ये त्रिपिटक धर्म जो है ग्रंथ, तो याद रखिएगा वो बौद्धों का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण जिसको मृत्यु प्राप्त नहीं किया गया था? तो याद रखिएगा ये कुशीनगर में। कहां? तो कुशीनगर में। अगला पॉइंट है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो याद रखिएगा नालंदा। किसको बोलते हैं? तो नालंदा को ही बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट आपके सामने है, देखिए क्या है पॉइंट। ये कहता है पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा महाकश्यप थे। क्या थे? तो महाकश्यप। अगला है क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे भाई? तो बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। अगला पॉइंट है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित नहीं की गई थी? तो याद रखिएगा राजगृह में किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टांगिक ये मार्ग की संकल्पना अंग हैं, तो याद रखिएगा धर्म, चक्र, परिवर्तन, ये सूत के
विषय वस्तु का, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि मिलिंद पढ़ो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है। तो याद रखिएगा नागसेन। कौन थे? तो नागसेन। अगला क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से भी जाने जाते थे वो? तो याद रखिएगा ये पदपाणि। क्या है? पदपाणि। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला पॉइंट कहता है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, याद रखिएगा, ये कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा कुंडलवन। क्या है? कुंडलवन, जिसको कुंडलवन ये कश्मीर में पड़ता है, याद रखिएगा कुंडलवन। अगला ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग जानेंगे बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, कि बुद्ध भगवान से जुड़े कौन कौन प्रतीक है, याद रखिएगा। जो सबसे फर्स्ट नंबर में हाथी से क्या है? तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, कि बुद्ध भगवान के गर्भ में आने का प्रतीक तो हाथी से ही मिलता है। अगला है कि कमल से है तो जन्म का प्रतीक। जबकि तीसरा है, ध्यान रखिएगा, सांड से एवन का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा है घोड़ा से ये गृह त्याग, क्या? गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, याद रखिएगा। चौथा, ये पांचवा हमारा हो गया पीपल से ही ज्ञान का प्रतीक है। पीपल के नीचे ही ये बौद्ध भगवान का, याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, याद रखिएगा। शेर से संबंधित है स्मृति का प्रतीक, याद रखिएगा। अगला है कि पद चिन्ह से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, निवाण का, याद रखिएगा, निवाण का प्रतीक। अगला ध्यान रखिएगा कि स्तूप से संबंधित है मृत्यु का प्रतीक। स्तूप से संबंधित है मृत्यु का प्रतीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला कि बौद्ध धर्म से क्या क्या संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। आलार कलाम है जो गौतम बुद्ध का गुरु थे, याद रखिएगा। अगला है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो याद रखिएगा बुढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी के द्वारा ही उनका बल बुद्धि आया था, याद रखिएगा। अगला ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो याद रखिएगा श्रावस्ती में। कहाँ? तो श्रावस्ती में। अगला ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो विक्रमशिला। कहाँ? विक्रमशिला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप, जिसको सांची में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की
स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा धर्मपाल ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा अशोक। कौन? तो अशोक। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक, याद रखिएगा। अगला है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो याद रखिएगा पाली भाषा में ये की गई थी। अगला हम लोग देखते हैं आगे, अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी, वसुमित्र। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी तो याद रखिएगा उसकी अध्यक्षता कौन किया था भाई? तो वसुमित्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो याद रखिएगा बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में ही दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा महाप्रजापति गोमती। कौन? तो महाप्रजापति गोमती। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया स्थित है कहाँ में? कहाँ पर स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है, बोध गया जिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक याद रखिएगा बौद्धों का ये ग्रंथ है, याद रखिएगा। अगला है कि सिद्धार्थ, जिसको बुद्ध भगवान को ही सिद्धार्थ ये बचपन का नाम था, को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा बोध गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में बुद्ध ने का प्रथम प्रवचन कहाँ इति कहलाता है? क्या बोला कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो याद रखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन ही कहलाता है। अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट, ध्यान से देखिएगा कि अगला क्वेश्चन कि आपका किसी भी अगर एग्जाम में आए तो याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो याद रखिएगा महिला और शूद्र, महिला और शूद्र, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। कई बार ये भी सवाल आ चुका है एग्जाम में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा कपिल वस्तु में ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो याद रखिएगा नागार्जुन है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो याद रखिएगा अशोक। कहाँ? तो याद रखिएगा अशोक जो पाटलिपुत्र का ही था, याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि सांची क्यों विख्यात है? तो सांची क्यों विख्यात है भाई? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप था, इसलिए सांची विख्यात है, याद रखिएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धनिवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो याद रखिएगा
पाली भाषा का ही प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कुंडलग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, किसे एशिया की रोशनी, जिनको द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। एशिया ऑफ, याद रखिएगा, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को ही। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को ये महाभिनिष्क्रमण यानी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा उसका ये गृह त्याग, ये ग्रह त्याग लिख दिया गया है, लेकिन गृह त्याग होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो याद रखिएगा कोलिय वंश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य यानी मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो याद रखिएगा अशोक। ठीक, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, देख लीजिए आपके सामने है। यूपीएससी ये कितना तो मेंस में हुआ था 2011 में, 7 में भी, 4 में भी आ गया है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। देखिए क्या कहता है, नोट, याद रखिएगा युक्ति, जिसको ज्ञान यहाँ से मिलता है आपको, कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमेनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी उल्लेख है। याद रखिएगा कि कर वहां से छूट मिले कुछ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र ये प्रवर्तक किस स्थान पर ये दिया था? तो याद रखिएगा सारनाथ में ही दिया था। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, 47वां बीपीएससी प्री एग्जाम में 2005 में, जबकि यूपीएससी मेंस में आया है 2004 में, जबकि एमपी पीएससी में प्री एग्जाम में 1999 में, जबकि एमपी पीएसई में प्री में 1991 में भी सवाल पूछ चुका है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छे तरह से समझिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आते रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान ये युक्तियाँ, कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ, जिस वाराणसी में पड़ता है, के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इन प्रथम उपदेश को, याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन ये कहा जाता है। किसको नहीं कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, याद रखिएगा श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो याद रखिएगा जात्रिक। कौन? तो जात्रिक। अगला क्वेश्चन है कि महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर जी का नाम क्या था? तो महावीर का नाम था वर्धमान, याद रखना है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो याद रखिएगा 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर
थे, तो याद रखिएगा 24वें, वो लास्ट ही थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत इसमें भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, बहुत सारे पॉइंट को सेलेक्ट किया गया है। अच्छे तरह से पढ़िएगा, विस्तृत जानिएगा, तभी आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो सकते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ था, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर और संप्रदाय के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा स्थूल भद्र थे। क्या थे? स्थूल भद्र थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, स्थूल भद्र थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन तीर्थकर ये पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित निचार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत यानी के रूप में क्या जोड़ा? तो याद रखिएगा ब्रह्मचार्य जोड़ा। अगला क्वेश्चन है भागवत महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो याद रखिएगा जामिल। क्या था? तो जामिल। अगला क्वेश्चन है कि त्रिरत्न सिद्धांत, साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र, साम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिला है वह है, तो याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों, जिसको ये सोलंकियों ने करवाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि शायद वाद सिद्धांत है, तो जैन धर्म का ही, याद रखिएगा, ये सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो याद रखिएगा ये 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है ये आगम। क्या कहा जाता था? आगम। अगला क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ ये कल्प सूत्र के रचयिता है, भद्रबाहु है। कौन है? तो भद्रबाहु है, याद रखिएगा। जैन ग्रंथ ये कल्प सूत्र की रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु है। अगला क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद किसका क्रोध, जिसको केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो याद रखिएगा जैन मत। अगला क्वेश्चन है कि महान धार्मिक घटना ये महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो याद रखिएगा बाहुबली। कौन है? तो बाहुबली को। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो पटना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा वल्लभी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, समझिए। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो याद रखिएगा प्राकृति व अर्ध मगधी में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो याद रखिएगा देवदत्त। कौन? तो देवदत्त। अगला क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संवर्धित है? तो याद रखिएगा संदर्भित नहीं है, तो केवल वासुदेव से। अगला क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मखली गोसाल है। अगला क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था?
तो याद रखिएगा हिंद यूनानी का सबसे अधिक योगदान था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो याद रखिएगा सातयोतो। क्या? तो सातयोतो ने, याद रखिएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन था, यानी पुराना। तो 4 नंबर है महाजनपद काल। ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला पॉइंट है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा भोजक या ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो याद रखिएगा अवंतिका था। ये उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो याद रखिएगा अवंतिका था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा महापदनंद, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा ये ईरानियों के द्वारा किया गया था, ये भारत पर ये पहला आक्रमण। ध्यान से सुनिएगा। अगला है क्वेश्चन कि सिकंदर ने भारत पर यानी कब आक्रमण किया? तो याद रखिएगा कब? तो 326 ईसा पूर्व में। जो ईसा पूर्व है ये ईसवी चल रहा है, तो याद रखिएगा ईसा पूर्व, जिसमें उल्टा हम लोग ये गिनती करते थे। अगला है क्वेश्चन कि हर्यक वंश के किस शासक को ये कुणिक कहा जाता था? तो याद रखिएगा अजात शत्रु को। किसको? तो अजात शत्रु को ये कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगला पॉइंट आपके सामने उपस्थित है, देखिए। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा उदयन ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? तो याद रखिएगा बेबीलोन में। कहां पर? बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु के नाम से भी जाना जाता था कि सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर ये पड़ाव डाला हुआ था? तो याद रखिएगा कौन सा नदी था? तो याद रखिएगा झेलम नदी के। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का मिद्र भंड, जिसको पोट्री के नाम से भी जानते थे, भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रभाव का प्रतीक ये माना गया है? तो याद रखिएगा उत्तरी काले पालिश कृत बर्तन, याद रखिएगा, जिसको ये पॉलिश कर देते थे या पेंट कर देते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, जिसको क्या नाम देते हैं? तो याद रखिएगा गिरी वज्र या राजगीर के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो याद रखिएगा उदयन द्वारा। किनके द्वारा? तो उदयन द्वारा ये पाटलिपुत्र का राजधानी हम लोग घोषित किए। तो याद रखिएगा ये पाटलिपुत्र को कौन किया था भाई? तो याद रखिएगा उदयन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में। किसमें? तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि 16 महाजनपदों सूची उपलब्ध नहीं किस में है? तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में है। अगला क्वेश्चन है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो याद रखिएगा घनानंद। कौन? तो
नंद। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो याद रखिएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन ये था? तो याद रखिएगा नंद वंश का। किसका? तो नंद वंश का। अगला ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, इसको अच्छे तरह से देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में ये भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर ये था। तो याद रखिएगा मगध, याद रखिए ये राज्य था। अगला देखिए, ये नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा घनानंद। ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि नंद वंश का अंतिम शासक सम्राट कौन था? तो घनानंद। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 16 नहीं 600 ईसा पूर्व में। कितने में? तो 600 ईसा पूर्व में ये प्रचलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो याद रखिएगा कलिंग में। कहां पर? तो कलिंग में। अगला क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ विभाग को अपने अधीन किया था? तो याद रखिएगा डेरियस। कौन? तो डेरियस। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत मेन क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आपका टच होने वाला है क्वेश्चन, बहुत सिलेक्टेड भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो याद रखिएगा अजात शत्रु, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर ये मगध का हिस्सा बना लिया? याद रखिएगा किसको? तो याद रखिएगा शिशुनाग ने। कौन भाई? तो शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। अभी क्वेश्चन ऊपर बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन श्रावती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो याद रखिएगा अर्धचंद्राकार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बृहदत्त। कौन है? बृहदत्त है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा भोजक। अगला क्वेश्चन है कि गृहपति का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा धनी व्यक्ति, नहीं धनी व्यक्ति। क्या? धनी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि जैन संगीतिया के बारे में कुछ है। यहाँ पर संगीति है, यहाँ पर समय है, यहाँ पर स्थल है, ये अध्यक्ष है। कौन कौन है? तो प्रथम संगीति, याद रखिएगा समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम संगीति याद रखिएगा किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। कहां पर, तो पाटलिपुत्र स्थल है, जबकि अध्यक्ष स्थूलभद्र ने किया था। अगला है कि द्वितीयक संगीति कब हुआ था, तो 512 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थल ये वल्लभी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि क्षमा श्रमण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि बौद्ध संगीति कब नहीं हुई थी, ध्यान से देखिएगा, कई बार क्वेश्चन इससे पूछ चुका है आपके एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध संगीति 4 गो हुआ था। कौन कौन बबुआ, तो याद रखिए, ये प्रथम और द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ। ये प्रथम संगीति हुआ था ये 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व है, याद रखिएगा, जिसमें उल्टा गिनती हम लोग काउंटिंग करते थे उस समय। ठीक है, कि प्रथम संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में, तो आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहां पर, तो राजगृह में। कहां, राजगृह में। अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा महाकश्यप था। कौन था, महाकश्यप था, याद रखिएगा। और द्वितीय कब स्टार्ट नहीं हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में। ये कौन शासन काल चलाया था, तो याद रखिएगा उस समय ये काला शोक का शासनकाल, जो कहां पर स्थापित किया गया था, तो वैशाली में हुआ था। अगला है अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा सर्व कामिनी। अगला है तृतीय संगीति कब नहीं हुई थी, तो याद रखिएगा 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। कहां पर, तो पाटलिपुत्र, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है। कहां पर हुआ था, कौन नहीं करवाया था भाई, तो उसका अध्यक्ष नहीं, पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष ने कौन था, तो याद रखिएगा मोगलीपुत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, क्या कहा है, चौथा संगीति कब हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम सदी ईस्वी में। कौन करवाया था, तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। किस स्थान पर, तो कुंडल वन स्थान पर हुआ था, याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। कौन थे, तो वसुमित्र थे, याद रखिएगा। अगला हम लोग जानेंगे महाजनपद राजधानी कहाँ थी, और ध्यान से सुनिएगा विशेषता और क्षेत्र, कौन क्षेत्र में क्या क्या हुआ था, यही हम लोग जानने वाले हैं। प्रमुख ये महाजनपद, ध्यान दीजिएगा। ये पहला है कि मगध, ध्यान से सुनिएगा, राजगृह या राजगीर के नाम से जाना जाता था। इसका विशेषता क्या है, क्षेत्र कहाँ है, तो याद रखिएगा राजगृह को गिरि वज्र के नाम से जाना जाता था, नाम से भी जाना जाता है। जो पटना वो गया में स्थित है, जो बिहार में पड़ता है। जो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है, ध्यान रखिएगा। अगला 2 नंबर है कि अंग, चंपा आधुनिक राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा अंग की, तो चंपा आधुनिक भागलपुर में है, याद रखिएगा। ये क्षेत्र कहाँ है, तो आधुनिक बिहार की भागलपुर और मुंगेर जिले हैं, याद रखिएगा बिहार में ही स्थित है। अगला है कि 3 नंबर काशी जो वाराणसी में पड़ता है, यानी उसको बोलते हैं बनारस, याद रखिएगा। इसका क्षेत्र है कि शिल्प व्यापार या समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है क्वेश्चन चौथा कि देखिए महाजनपद है कि वजी कहां पर है, तो वैशाली राजधानी है, या विदेह के नाम से या मिथिला के नाम से जाना जाता था। कहां पर, तो विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता, यह 8 गणराज्यों का एक संघ था, जो ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला है, वो कहां पर पड़ता है, तो बिहार राज्य में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वही महाजनपद की कोसल, क्या है, कोसल महाजनपद है, जो श्रावस्ती है।
कहाँ क्षेत्र है? तो आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत या अयोध्या एवं श्रावस्ती, याद रखिएगा, जो फैजाबाद में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर, कौन तो महाजनपद ये कुरु है? कौन है? कुरु। ये इंद्रप्रस्थ, ये कहां पर है बाबू? तो याद रखिएगा, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनारपुर के आसपास का क्षेत्र, जो दिल्ली, मेरठ, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में, ये दोनों में स्थित है। क्योंकि हरियाणा और दिल्ली वो सटल है, इसी के वजह से दोनों में पड़ता है। याद रखिएगा, दिल्ली, मेरठ, जो उत्तर प्रदेश हरियाणा है में स्थित है। याद रखिएगा 7 नंबर की कौन है? तो महाजनपद ये चेदी है। कौन है? चेदी। शक्तिमती राजधानी है, कहाँ है बाबू? तो देखिएगा, ये बुंदेलखंड। कहाँ? बुंदेलखंड, और उसके आसपास का भाग जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगला है कि 8 नंबर, मल कुशीनगर उसकी राजधानी एवं पावापुरी है। याद रखिएगा, देवरिया जो गोरखपुर का क्षेत्र है, जो गोरखपुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगला है कि 9 नंबर कि ये अस्मक। कौन है? अस्मक, जिसका राजधानी पौदन्य या पोतन के नाम से जाना जाता था। गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश है, जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। याद रखिएगा। अगला है 10 नंबर की वत्स, याद रखिएगा, जो कोसाम्बी, ये कोसम बोला जाता था, राजधानी है। प्रयागराज अभी उसका नाम नहीं हो गया है, पहले नहीं तो इसका नाम था इलाहाबाद, के आसपास का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगला पॉइंट है कि पंचाल महाजनपद है, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र एवं कोम्पिल्य, याद रखिएगा, इसकी क्षेत्र है रुहेलखंड के आसपास। बरेली, बदायूं, ये फरुखाबाद जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जो महाजनपद है मत्स्य को कहते हैं, मछली का अध्ययन को ही मत्स्य पालन नहीं कहते हैं। याद रखिएगा, मछली का अध्ययन है, जो जिसकी राजधानी कहाँ था? तो याद रखिएगा, विराटनगर, जो जयपुर में ही पड़ता है। राजस्थान के अलवर, ये भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र है। अगला ध्यान रखिएगा 3 नंबर, अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती है, जो कहाँ पर पड़ता है? तो मालवा के आसपास का क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है 14 नंबर, गंधार, ये महाजनपद है, इसकी राजधानी तक्षशिला। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा। एवं पुष्कलावती, ये इसकी क्षेत्र है, आधुनिक अफगानिस्तान का है, पूर्व निभाग। याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर। क्या पढ़ेंगे? तो 5 नंबर पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हम लोग प्रतिदिन लाइव क्यूज लेकर आते हैं। याद रखिएगा, 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 9 बजे तक क्लास चलता है। और इस चैनल पर आपका इंग्लिश का भी पढ़ाई होता है, एसएससी का। याद रखिएगा, एसएससी का सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश के लेकर चलते हैं, और रेलवे का भी, ये जीके जीएस के लिए और एसएससी के लिए भी हम लोग इस चैनल पर पढ़ते हैं। अगर प्रतिदिन आपको लाइव जुड़ना है तो 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में आप लोग जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।